वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे शरीफ खानदान के खिलाफ माजी के अंदर जो दायर किए जाने वाला हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस था, उसकी कहानी लग रहा है एक दफ़े फिर शुरू होने वाली है। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि हुकूमत ने ये फैसला किया है कि हुदैबिया पेपर मिल्स का जो केस है उसके अंदर तफ्तीश जो है वो दोबारा शुरू की जाए और मुतल्लिका जो तफ्तीशी इदारे हैं उनको ये हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। फवाद चौधरी साहब ने आज भी इस हवाले से ट्वीट किया और ट्वीट के अंदर ये दावा किया कि जो हुदैबिया केस है ये दरअसल पनामा केस से भी अब बड़ा है मामला। उनके बकौल इसके अंदर 1 अरब और 24 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। वफाकी वजीर ने यह भी बताया कि 2000 के अंदर नैब ने यह रेफरेंस फाइल किया था, मगर उसके फ़ौरन बाद ही जो शरीफ ख़ानदान है वो सऊदी अरब चला गया और इसलिए केस जो था वो कोई ख़ास आगे बढ़ ना सका। उसके बाद 2011 के अंदर इस मुकदमे को लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया और 2014 के अंदर जो एक 2 जजेस का बेंच था उसका एक स्प्लिट डिसीजन आया, जिसके बाद एक रेफरी जज ने हुदैबिया केस को बंद करने का फैसला दिया। फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि इतनी तफसीली तफ्तीश हुई है इस मामले के अंदर, मगर एक दिन भी अदालत के अंदर ये केस नहीं चला, कोई इसका ट्रायल नहीं हुआ। और उन्होंने ये भी कहा कि इस केस को बंद करने का जो फैसला था उन जज साहब के बैरून मुल्क असासों का भी इंकशाफ बाद में हुआ और उन्होंने कहा कि अदलिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। वफाकी वज़ीर के मुताबिक अब हुदैबिया केस के अंदर कुछ नए हक़ाइक़ जो है वो सामने आए हैं जिनके लिए तफ्तीश का होना दोबारा से होना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है। 2017 के अंदर जब पनामा केस का फैसला आया था तो उसके बाद भी नैब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था जिसने इस केस को बंद किया उसको चैलेंज किया था और अदालत ने नैब की जो ये पिटिशन थी इस केस को दोबारा खोलने की उसको मुस्तरद कर दिया था और इसकी जो नज़रसानी की अपील है वो भी 2018 अक्टूबर के अंदर खारिज हो चुकी है। अब हुकूमत किन लीगल बेसिस के ऊपर इस केस को दोबारा शुरू करने का ये फैसला कर सकते हैं और क्या लीगल स्कोप हो सकता है इसका, और ये क्या अगर हुकूमत की बात सही है कि कोई नए फैक्ट सामने आए हैं तो क्या ये केस दोबारा शुरू किया जा सकता है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और माहिर कानून, और हमारे दूसरे मेहमान हैं सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के और वकील शरीफ ख़ानदान। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी अली ज़फ़र साहब, सर अब ये हमें समझाएं एक इतना बड़ा मामला जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पनामा रेफरेंस के बाद गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया उसको बंद करने का, रिव्यू पिटिशन भी खारिज हो चुकी है। सर अब कैसे आप इसको हाउ कैन यू ओपन दिस मैटर ऑल ओवर अगेन? आपका बड़ा जेन्युइन सवाल है। पहले थोड़ा सा कानून का जिक्र करते चलें। कानून ये कहता है कि क्रिमिनल केस में, फौजदारी केस में इन्वेस्टिगेशन कभी ख़त्म नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन अगर किसी वजह से कोई अदालत कह भी दे कि ये इन्वेस्टिगेशन दुरुस्त नहीं थी तो फिर भी नए शवाहिद अगर मिलते हैं या दोबारा दूसरी इन्वेस्टिगेशन टीम आती है और वो दूसरे एंगल से उसको देखती है तो इन्वेस्टिगेशन बार बार हो सकती है। इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल, कोई आईनी, कोई कानूनी इसमें कोई रुकावट नहीं है। दूसरा सवाल जो शिकायत हो रही है, हुकूमत ने ऑब्वियसली उनके पास ऐसे एविडेंस आए हैं जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि दोबारा तहकीकात की जाए इस केस में। बहुत अहम केस समझती है हुकूमत इसको और इसका फैसला अल्टीमेटली अदालत को करना है, इसीलिए हुकूमत चाहती है कि दोबारा इन्वेस्टिगेशन हो। तो उस लिहाज से ये फवाद चौधरी साहब ने अनाउंस किया है कि हुकूमत की तरफ से इसको री इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो जहाँ तक प्रिंसिपल का ताल्लुक है और जहाँ तक जो हुकूमत का फैसला है वो बिल्कुल कानून के मुताबिक है। लेकिन जो शिकायत हो रही है और शिकायत एक जो आपने सवाल भी पूछा उसका कुछ इस तरह है क्वेश्चन, मैं अपने आप को ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर एक हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया हो कि एक रेफरेंस कलअदम है, कॉश कर दी हो और उसका अपील भी की गई हो सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा हो
اور अपील को मुस्तरद कर दिया हो नैब की, तो फिर क्या दोबारा से इन्वेस्टिगेशन हो सकती है उस सिचुएशन में? मैं कहता हूँ बिल्कुल हो सकती है, अगर वो नई उसमें शवाहिद आपको मिले, नई एविडेंस मिले, नई एविडेंस की जरूरत पड़े, या उसमें तहकीकात एक और तरफ रुख कर लें, कोई और ऑफेंस हो जाए, माफ करिएगा सर, यहाँ मैं आपकी बात काट रही हूँ, पर ये बताइएगा कि मुझे अब समझ ये नहीं आ रहा कि क्या हुकूमत ये कह रही है कि हम नई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर रहे हैं जिसके बाद नए फैक्ट्स पता चलेंगे और हम केस को आगे चलाएंगे, या आप ये कह रहे हैं कि फैक्ट्स नए हमारे सामने आ गए और उनकी वजह से हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं ऑर्डर किया है? सो ये चिकन एंड एग वाला कुछ मामला लग रहा है, समझ नहीं आ रहा कि इन्वेस्टिगेशन अब होगी तो नए फैक्ट्स आएंगे या नए फैक्ट्स आगे इसलिए इन्वेस्टिगेशन हो रही है? जी देखें, दोनों होगा, क्योंकि कुछ नया एविडेंस सामने आ रहा होगा जरूर, जिसकी वजह से दोबारा से इन्वेस्टिगेशन को शुरू करना होगा, और उसके साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशन नई होगी वो इन्वेस्टिगेशन का मतलब भी ये होगा कि आपको जो पॉइंटर्स हैं वो उनको दोबारा देखें और आप नई एविडेंस लेके आएँ, तो ये कंबाइंड एक रिजल्ट होगा। ज़रूर एक बात मैं कहता चलूँ इसमें, ये ज़रूर होगा कि ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की, इसकी भी लाजमन तशरीह होगी किसी ना किसी स्टेज पे, और ये तशरीह जो है ये अदालत ही करेगी। मुझे यकीन है कि इसको चैलेंज किया जाएगा किसी ना किसी तरह इस इन्वेस्टिगेशन को, और अल्टीमेटली ये फैसला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें कोई रुकावट नहीं है कि आप दोबारा इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करें, और इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई चीज़ ऐसी निकलती है जिससे आप प्रोसिक्यूशन या नया ट्रायल में जा सकें तो आप जा सकते हैं, क्योंकि अहम बात यह है जो बड़ी मेरा ख्याल है गौर व फिक्र जिस पे करना चाहिए, और जो पॉइंट है वो ये है कि अभी तक ये फैसला अदालत ने मेरिट्स पे नहीं किया, अभी तक ये ट्रायल नहीं हुआ, अभी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन हुई थी, रेफरेंस फाइल हुई थी, ट्रायल शुरू होना था, तो अदालत ने कहा कि ये रेफरेंस को हम क्वॉश कर देंगे। इसलिए जो नई इन्वेस्टिगेशन की रुकावट है वो नहीं मुझे नज़र आती कानून में। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि हर अदालत के फैसले की तशरीह होनी ज़रूरी होती है, और एक मौक़िफ़ लिया जा रहा है इन जजमेंट्स का जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने दी। देखना ये है कि क्या उनका असर इस नई इन्वेस्टिगेशन पे होता है कि नहीं, इसका भी अल्टीमेटली फैसला कोर्ट नहीं करना है। सर आजम नज़ीर तारर साहब, सर अली ज़फ़र साहब ऑब्वियसली जो बात कह रहे हैं वो लीगल एक्सपर्ट भी है, हुकूमत के नुमाइंदे भी है, कि सर क्रिमिनल केस के अंदर कभी भी किसी भी वक्त आप एक इन्वेस्टिगेशन को दोबारा खोल सकते हैं। आप सर इससे अग्री करेंगे? जी मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा। मुझे भी सिर्फ क्रिमिनल साइड पे काम करते हुए आज 28 साल से ज़ायद अरसा हो गया है। मैंने इससे ज्यादा बुखलाया हुआ डिसीजन जो है किसी गवर्नमेंट या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का नहीं देखा। ये तो अभी गवर्नमेंट का डिसीजन है। आई एम श्योर कि जिनके गलों में ये तौक पड़ना है, चाहे वो FIA है या चाहे नैब है, अगर वो अपनी खैरियत चाहेंगे तो वो कभी शायद इसको ओपन करके इस पे प्रोसीड ना करें। उसकी बड़ी सीधी सी वजूहात हैं। दो तीन चीजें जो कि छुपाई जा रही हैं और जिनका जिक्र नहीं आ रहा। फवाद चौधरी साहब मेरी नजर में तो उन्होंने वकालत की हुई है, लेकिन उन्हें भी बिल्कुल जैसे अकल पे पर्दा पड़ जाता है इस सूरत हाल का सामना है। हुदैबिया में हाई कोर्ट ने सिर्फ उसे टेक्निकल बुनियाद पे बंद नहीं था किया, हुदैबिया को कॉश किया गया था कि ये मेलाफिडे है और ये बदनीयती पे मबनी इन्वेस्टिगेशन थी और उसके पास मुनासिब सबूत नहीं थे, इस वजह से मेरिट पे डिसीजन आया। उसके बाद नैब खामोश हो गई। फिर पनामा पेपर्स में इस पे बड़ी बहस की गई लार्जर बेंच के सामने के जी हुदैबिया तो उसमें उन्होंने एक ऑब्जर्व किया। उन्होंने कहा हुदैबिया अगर कोई मुकदमा था तो नैब ने उस पे फिर खामोशी इख्तियार कर ली और ये खामोशी नैब की बड़ी मानी केस है। वहां पे जाके नैब को होश आई, उन्होंने जमाई ली और नैब वाले चले गए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच ने, मैं यहाँ पे एक बात वाजे करता चलूं कि हमें बात करते हुए बहुत ज्यादा एहतियात से काम लेना चाहिए। एक वफाकी वजीर है जो ये फरमा रहे हैं कि हुदैबिया केस का फैसला करने वाले जज साहब के अपने असासे बैरून मुल्क थे। उन्हें इस बात का जरूर ख्याल करना चाहिए कि हुदैबिया पेपर मिल्स का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया वो 3 जज साहबान का था और उस 3 जज साहबान के बेंच में वो सिर्फ एक जज साहब थे जिनके मुतल्लिक ये बात कह रहे हैं।
दीगर 2 जज साहिबान ने हुदैबिया केस को क्वाश किया, यानी कि हाई कोर्ट के फैसले को बहाल रखा। 36 सफहात पे मुश्तमिल वो जजमेंट है जो कि रिलीज की गई और उसमें केस के मेरिट्स पे बात हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सारा केस एग्जामिन किया, नैब ने वहां पे सेनेटर साहब माफ करिएगा, या मैं आपकी भी बात काट रही हूँ, पर सर देखिए ये हमारे मुल्क में जिस तरह अकाउंटेबिलिटी होती है वो अब हम सबके सामने है। सर जब ये रेफरेंसेस इस तरह के शुरू होते हैं तो उसके अंदर भी उस वक्त हुकूमत वक्त की मर्जी शामिल होती है और जब बंद होते हैं तब भी हुकूमत वक्त की मर्जी शामिल होती है। तो सर ये भी तो हमें देखना है ना कि अगर मुशर्रफ साहब के जमाने में ये केस शुरू हुआ था तो उस वक्त PMLN की हुकूमत थी जब कोर्ट से ये जजमेंट आई हाई कोर्ट से कि इसको खत्म कर दिया जाए। तो सर आपको इंटेंट जो है उस पे आपको नजर आता है कि मसला है, बट जब वो उस तरह के भी फैसले होते हैं जो आपकी हुकूमत के हक में जाते हैं तो वो भी उन पे भी तो सवाल सर उसी तरह उठाए जाते हैं। और ये 2011 की गालबन जो जजमेंट है जिस तरह हुई फिर रेफरी जज आए, इसके ऊपर तब भी सवाल उठाए गए थे। देखिए आरफा, अगर ये सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट तक बात खत्म हो जाती तो शायद ये आर्गुमेंट वैलिड होता। हाई कोर्ट के बाद ये मैटर लाया गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इसे जायदुल मियाद होने के ऊपर फारिग नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में सर बट आप जिस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बात करें उससे पहले जो पैनामा केस के अंदर हुदैबिया के ऊपर डिस्कशन रही उस वक्त भी साफ नजर आ रहा था कि नैब के जो हेड थे जो जा रहे थे और जिनसे पैनामा वाला बेंच बार बार कह रहा था इस केस को खोल दो, हम ये पैनामा का केस यहीं खत्म कर देंगे, वो भी सबको याद है कि वो जो नैब के तब चीफ थे वो किस तरह या किस दबाव के नीचे वो फैसला नहीं कर रहे थे। अब वो अगर दबाव होता तो उन्होंने फैसला कर लिया ना, फिर वही चेयरमैन नैब थे जो कि सुप्रीम कोर्ट में गए और पूरी शिद्दत के साथ इस केस को आर्ग्यू किया नैब ने और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को मेरिट्स के ऊपर कंसिडर करके इस केस की जजमेंट हाई कोर्ट की बहाल रखी। उन्होंने कहा कि हमें इस केस में बददियानती नजर आ रही है ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड और हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त है। फिर नैब ने कहा कि कुछ नए हकायक हमारे पास हैं, उन्होंने कहा वो दिखाएं हमें कौन से हकायक हैं। जब उन नए फैक्ट्स का मुवाजना किया गया जो कि हाई कोर्ट में फैक्ट्स डिस्कस किए गए थे तो कोई नई चीज सामने नहीं आई। तो इस तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए फैसला नैब के खिलाफ दिया। अब देखिए अदालती फैसलों को इस तरह मजाक नहीं बनाना चाहिए। ना सिर्फ यहाँ तक, फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत आई, उन्होंने भी इस केस को आगे चलाया और नजर सादी की जो अपील थी उसको प्रेस किया गया और अक्टूबर 2018 में जबकि इमरान खान साहब वजीर आजम थे ये केस दोबारा पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने नजर सानी की अपील में, जिसे हम रिव्यू पिटीशन कहते हैं। ये नजर सानी भी उनकी खारिज हुई। तो देखिए अदालती मामलात का इस तरह से मजाक नहीं बनाना चाहिए। किसी एक शख्स की विम और विशेष के ऊपर कि उसके मुंह से बात निकल गई है कि मैंने ये केस खोल देना, ये मुमकिन है ही नहीं। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी सरीहन अगर हम इस तरह से चल पड़े। अदालती फैसलों को कोई फाइनलिटी अटैच होती है। आप ये कह रहे हैं कि अदालती फैसले के ऊपर एक थानेदार बिठा दिया जाए जो कि कानून के तहत नैब ऑर्डिनेंस और FIA एक्ट के तहत चेयरमैन नैब या DG FIA को SHO के इख्तियारात हासिल है, इससे ज्यादा नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर एक थानेदार बिठाना चाहते हैं जो कि ब्रेक लेना है। जी नाजरीन यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने दो मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब से और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से और हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो हुदैबिया केस के ऊपर फैसला आया है। अली ज़फ़र साहब ब्रेक पे जाने से पहले आज़म नज़ीर तारड़ साहब बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि सर अगर आप ये केस इस वक्त खोलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट होगी। वो कह रहे हैं फाइनलिटी होती है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की। क्या कर रहे हैं आप लोग सर? जी देखें, मुझे ये आरफा फीलिंग ये आना शुरू हो गई है जिस तरह के घबराहट हो गई है इस अनाउंसमेंट से PMLN को कि कहीं ये इन्वेस्टिगेशन अगर खुल जाए और तो इन्वेस्टिगेशन में ऐसी चीज़ें निकल आएंगी जो कि वाकई ही इनको मुलव्वस करेंगी। इनको चाहिए अगर री इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसको ज्वाइन करें और ज्वाइन करके
देखें, उसमें अगर वाकई ही निकल जाता है कुछ तो फिर उसको फेस करें ट्रायल को। अब जहां तक घबराहट तो हुकूमत की भी नजर आ रही है ना कि बाकी केसेस में कन्विक्शन हुई नहीं तो अब पुराने केसेस खोलने शुरू कर दिए, ये भी तो लोग कह रहे हैं। हुकूमत का तो अकाउंटेबिलिटी पे बड़ा क्लियर कट प्रोसेस है, कोई घबराहट की बात नहीं। शुरू से यही है कि हर को अकाउंटेबल होना है और हर केस को खुलना है। ये केस चूंकि वो आपने बिल्कुल सही जिक्र किया था कि केस बंद कर दिया गया था उस वक्त जबकि PMLN की हुकूमत थी, तो इसलिए उस पर शक व शुबहात बहुत सारे हैं कि उसको गलत तरीके से बंद किया गया था और इसकी इन्वेस्टिगेशन को दोबारा देखने में कोई हर्ज नहीं। जहां तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ताल्लुक है, आप देखें कि हर केस जो होता है, चाहे वो बल्कि हर कानून जो लिखा हुआ कानून भी है उसकी भी तशरीह होती है, 2-3 मौक़िफ़ उस पर होते हैं। तार साहब ने अपना मौक़िफ़ पेश किया, उनके मुताबिक इसकी तशरीह ये बनती है जो उन्होंने फरमाया। मेरे मुताबिक जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे उसमें री इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर नई शहादत मिल जाए उसके लिए कोई रुकावट नहीं है और ये हुकूमत इन्वेस्टिगेट कर सकती है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि अल्टीमेटली अगर किसी को इन्वेस्टिगेशन से कोई किसी किस्म का शक है कि वो अदालत के ऑर्डर्स के खिलाफ है तो वो जाके अदालत को रुजू कर सकते हैं और अदालत जो फैसला करेगी अल्टीमेटली वही होगा। लेकिन फिलहाल मेरी नजर में कोई रुकावट नहीं है री इन्वेस्टिगेट करने के लिए। बिल्कुल ठीक। आजम नजीर तारड़ साहब, सर वेरी क्विकली, अली जफर साहब कह रहे हैं कि आप लोग भी घबरा गए हैं सर, और ये बात बहुत से लोग करते हैं कि हुदैबिया केस का जो है वो शरीफ खानदान के लिए बड़ा एक मुश्किल केस है सर, खास तौर पे जो डार साहब की कन्फेशनल स्टेटमेंट है कि डार साहब भी नहीं चाहते कि वो कन्फेशनल स्टेटमेंट पे बहुत बात हो या उसकी का जिक्र किया जाए। जी अच्छा किया आरफा, आपने खुद ही वो जिक्र कर दिया। डार साहब की कन्फेशनल स्टेटमेंट पे पूरा दिन बहस हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और उसको जब लीगल प्रोविजंस के टच स्टोन पे परखा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली लिखा है कि वो स्टेटमेंट जो है वो शरीफ फैमिली के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्योंकि वो उनकी एब्सेंस में ली गई थी और उसमें जो लीगल रिक्वायरमेंट्स थी सेक्शन 26 ऑफ नैब ऑर्डिनेंस और 164 CRPC की वो पूरी नहीं की गई थी। रही बात कि इन्वेस्टिगेशन दोबारा ओपन हो सकती है, नैब ने जब सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की तो उन्होंने वो क्वाशिंग मांगी, नीचे वाले डिसीजन को कहा कि सेट असाइड करके पैनामा पेपर्स की रोशनी में जो नया मटेरियल JIT ने इकट्ठा किया है उस पे हमें तफ्तीश की इजाजत दी जाए। और मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि वो सारे हकायक सामने रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा तफ्तीश की इजाजत नहीं दी। अब आप कब तक अदालती अहकामात का मजाक उड़ाएंगे? और जहां से मैंने बात खत्म की थी, मेरे लिए आपकी पूरी आर्ग्यूमेंट जो है इस प्रोग्राम में, आपने सिर्फ योर फोकस इज ऑन दैट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, उसके अलावा तो कुछ नहीं। आरिफा देखें, आप बात नहीं समझ रही। मैं तो बतौर वकील, मेरे लिए तो वो आखिरी ऑर्डर है, क्योंकि वो आखिरी अदालत है इस मुल्क की। उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नजर सानी की दरखास्त भी खारिज हो चुकी है। तो हम कब तक मजाक बनाएंगे कानून का कि आपका जब जिसका जी चाहे? ये तो एक अनएंडिंग एक्सरसाइज हो जाएगी। जो फाइनलिटी कानून के अंदर दी जाती है, चीजों को अटैच की जाती है, वो अदालती फैसलों के जरिए से ही होती है। ये कोई मजाक है कि इमरान खान साहब के मिजाज पे ग्राम गुजरे तो वो केस ओपन कर लें? पहली बात तो ये है कि हु इज फवाद चौधरी टू अनाउंस कि नैब इस केस को ओपन करेगी या FIA करेगी? क्या वो तफ्तीशी इदारे जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है? क्या उनका अपना माइंड नहीं है, दिमाग नहीं है जो उन्होंने इस्तेमाल करना है? जो ऑपोजिशन कहती है कि हुकूमत हमें दीवार से लगा रही है और ये न्याजी नैब गठजोड़ है, क्या ये इसकी सबसे बड़ी शहादत नहीं है कि वजीर इत्तलात ये फरमा रहे हैं कि हमने फैसला कर लिया है कि ये केस हम दोबारा खोलेंगे, वो केस जिसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने परखने के बाद बंद किया है। तो इस हालात से मैं कहूंगा कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। इस मुल्क में एक आइन है, कानून के मुताबिक चीजें चलती हैं। हमें आइन और कानून के तहत अदलिया की भी इज्जत करना है और हमें अदालती फैसलों की भी इज्जत करना है। ये सिलसिला अगर शुरू हो गया तो यकीन रखिए आपका निजाम कहीं का कहीं चला जाएगा। आपके अदालती निजाम के ऊपर ये हमला है। अगर मेरी जाती राय ले तो दिस इज अ क्लियर अटेम्प्ट ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये नहीं होना चाहिए किसी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू की। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे अफगान बॉर्डर दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए हैं अफगान बॉर्डर के ऊपर, और उसी तनाज़र के अंदर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जो दौरा काबुल है। 2 रोज़ कबल ISPR के मुताबिक बाजौर तहसील के अंदर अचरत पार अफगान इलाके से दहशतगर्दों की फायरिंग के बायस पाक फ़ौज का एक जवान शहीद हुआ, और गुज़िश्ता रोज़ ये बलूचिस्तान का जो इलाका जोब है उसके अंदर फ्रंटियर कोर के जो 4 नौजवान थे उनको भी इसी तरह निशाना बनाया गया। इन वाक़यात के बाद एक दफ़े फिर पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान के ऊपर जो एक मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट की ज़रूरत है उस पर ज़ोर दिया गया, और इसी तनाजुर के अंदर गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने काबुल का 1 रोज़ का दौरा किया, जिसमें उन्होंने अशरफ गनी साहब से जो सदर हैं अफ़गानिस्तान के, और अफ़गान मसालती काउंसिल के सरबरा अब्दुल्ला साहब से भी मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स का ये दावा है कि जो अफ़गान तालिबान की तरफ से ये ऐलान सामने आया है कि 3 रोज़ तक ईद के मौके के ऊपर जंग बंदी रहेगी, उसके इस ऐलान के अंदर पाकिस्तान का एक बहुत मौसर और बुनियादी किरदार रहा है। पाकिस्तान इस हवाले से तालिबान की जो क़यादत है उससे दोहा के अंदर गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने मुलाकात भी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अशरफ गनी ने अफ़गानिस्तान में एक देरपा अमन के लिए पाकिस्तान से एक दफ़े फिर भरपूर मदद का मुतालबा किया है। ये दौरा जो अफ़गानिस्तान से इस वक्त ताल्लुकात हैं और जो अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त पीस टॉक्स हो रही हैं उस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रहीम अफजई साहब। ये एक सीनियर सहाफ़ी हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं अफ़गान अमूर पे, और हमारे साथ मौजूद है शहजाद चौधरी साहब, ये भी एक सीनियर तज्ज़ियाकार है और गहरी नज़र रखते हैं इस तरह के इशूज़ के ऊपर। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी रहीमुल्लाह साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर एकदम लगा कि जैसे ये वाक़यात हुए तो उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा का जो दौरा था अफ़गानिस्तान का उसका मालूम हुआ, क्या ये जो इस तरह की विज़िट थी इसका ताल्लुक़ इन वाक़यात से था जो बॉर्डर के ऊपर हुए हैं, या ये अफ़गान टॉक्स जो पीस टॉक्स चल रही हैं और उसके अंदर एक कंटिन्यूइंग पाकिस्तान का रोल है, उस हवाले से ये एक रूटीन की विज़िट हम इसको समझें? देखें, ये रूटीन की विज़िट तो नहीं है, ये तो एक गैर एलानिया दौरा था, और जब ऐसे दौरे होते हैं, मुलाकातें होती हैं, तो ये सारे इश्यूज़ के ऊपर बात होती है, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी के हवाले से। तो जो इन वाक़यात का आपने ज़िक्र किया वो वाक़यात तो बॉर्डर के ऊपर होते रहते हैं, उसके ऊपर बातचीत भी होती है, और पहले ज़्यादा हमले या खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में होते थे अफ़गानिस्तान की तरफ से। अभी ये बलूचिस्तान में भी शुरू हो गए हैं, जो तशवीश की बात है, और पाकिस्तान जो वहाँ पे बॉर्डर फेंसिंग कर रहा है, बाड़ लगा रहा है, तो अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने उसकी मुखालफत की है, और लगता ये है कि जो हमला हुआ है, चाहे वो पाकिस्तानी तालिबान है, बलोच अलहदगी पसंद है या कोई और है, तो उनको अफ़गान हुकूमत की पुष्पनाई हासिल है। अलबत्ता ये चूँकि आजकल अफ़गानिस्तान के अमन के हवाले से काफ़ी एक गर्म मौजू है, तो मेरे ख्याल में असल मौजू यही था, इसलिए उनको दौरा हुआ। और इसमें एक दिलचस्प बात ये थी कि बरतानिया के जो जी शहजाद चौधरी साहब, सर आप इस विजिट को किस तरह देख रहे हैं? आपके ख्याल में भी जो ये एक पीस टॉक्स हैं जिसके अंदर कंटिन्यूसली पाकिस्तान के ऊपर ना सिर्फ दबाव है बल्कि एक जिम्मेदारी भी है कि वो टू ब्रिंग दीज टॉक्स टू फ्रूएशन, तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर विजिट थी? सर मेरा ख्याल है वो नॉर्मल हालात वाली विजिट नहीं थी। देखिए, कुछ अर्सा पहले, चंद ही हफ्ते पहले अशरफ गनी साहब ने अपनी तकरीर में फरमाया, बल्कि एक इंटरव्यू के अंदर कहा कि पाकिस्तान को फैसला करना होगा कि वो किन कुव्वतों के साथ है, अच्छाई की कुव्वतों के या, और अच्छाई से मुराद उनकी अपनी अफगान गवर्नमेंट था, और जाहिर है कि उनके अपोजिंग उनको महसूस करते हैं कि तालिबान हैं, जबकि असल में पिछले चंद सालों से जो पूरी कोशिश है वो ये है कि अफगान गवर्नमेंट और तालिबान आपस में कोई अकोमोडेशन ढूंढें, एग्री करें किसी पॉलिटिकल सेटलमेंट पे, कोई इस तरीके का रास्ता इख्तियार करें कि वो उनमें अच्छा साथी और बुरे साथी की तमीज जो है वो उसको खत्म करें, और एक अपने अंदर एक इस तरीके से इंटेग्रिटी पैदा करें कि कोई आइंदा का लाया अमल अफगानिस्तान के लिए आसान हो सके। लेकिन उन्होंने जब इन क्रैश टर्म्स के अंदर
اور اس کو کیا جو کہ عام طور پہ نہیں کیا جاتا. تو پاکستان کو یہ چیلنج دیا گیا کہ آپ بڑا کلیئرلی ڈکلیئر کریں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں. اب پاکستان جو کچھ آج تک کر سکتا ہے، اور اس نے 100 دفعہ کہا اور 1000 دفعہ کہا کہ افغانستان کا امن پاکستان سے منسلک، پاکستان کا امن افغانستان سے منسلک ہے، اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ، اگر وہاں پہ امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا. لیکن بظاہر لگتا ہے کہ اشرف غنی صاحب کو اس پہ یقین نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ جنرل نک کارٹر بھی وہاں موجود تھے، اور جو کہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہیں ان کے برٹش آرمی کے، اور ان کے ساتھ مل کے انہوں نے کیا. تو کیا سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا یہ کسی قسم کی گارنٹی دے رہے ہیں جنرل نک کارٹر کہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں، اور ان کی موجودگی میں جنرل باجوہ نے یہ ریٹریٹ کیا کہ جی ہم واقعی میں چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو، اور ہم جو ہوگا وہ کر سکیں گے وہ کریں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی عجیب سی سچویشن تھی کہ اشرف غنی صاحب کا اس طریقے کا سوال ایک اور گورنمنٹ سے، ایک نیبر سے اس طریقے سے کرنا، اور جس کے لیے کہ ہمارے آرمی چیف کو وہاں جانا پڑا. جانا چاہیے تھا یا نہیں، میں اس کے بارے میں ابھی کوئی کمنٹ نہیں کروں گا، لیکن یہ ڈیفینیٹلی بارڈر سے ریلیٹڈ نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی اس قسم کا تھا کہ بارڈر مینجمنٹ کس طریقے سے ہو سکتی ہے. یہ شاید کہیں کسی طریقے سے کوئی آیا ہو. بارڈر مینجمنٹ کیا ہونی ہے جی؟ وہاں پر اسپیسز جب خالی ہو جائیں گی امریکیوں کے جانے کے بعد، فارن فورسز کے جانے کے بعد، تو وہ تو ویسے ہی تو وہاں پہ جو گروپس ہیں ان کو کھلا ہاتھ مل گیا، پہلے سے بھی تھا، اب اور کھلا مل جائے گا. وہ جو میں نے تو کچھ ایریاز کنٹرول تھے امریکیوں کے پاس یا فارن فورسز کے پاس، وہ بھی اب آسانی ہو جائے گی، کھل جائے گی ہر چیز. تو ہمارے لیے مسئلے بڑھ جائیں گے، ہمارے لیے مسئلے بڑھتے جائیں گے، اور یہی سامنے نظر آ رہا ہے. ہمیں افغانستان کو چھوڑ کے آج اپنے دفاع پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح جی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں رحیم اللہ یوسفزئی صاحب سے اور شہزاد چودھری صاحب سے، اور ہم افغانستان کے اوپر بات کریں. جی رحیم اللہ صاحب، سر اشرف غنی صاحب کا تو تفصیل سے ذکر کیا شہزاد چودھری صاحب نے ابھی، اینڈ یو نو وی نو ہاؤ ہی از تھنکنگ اور ویوئنگ دس سچویشن. بٹ افغان طالبان اس وقت سر کیا سوچ رہے ہیں؟ بیکاز آبویسلی شدت جو وائلنس کی ہے وہ افغانستان میں عید کا، اگر یہ آپ جنگ بندی کا وقت نکال دیں تو بہت اس میں بھی شدت زیادہ آ رہی ہے. افغان طالبان اس وقت کیا سوچ رہے ہیں سر؟ کیا وہ کوآپریٹ کرنے کے موڈ میں ہیں؟ جی بالکل. پہلے تو میں ایک بڑا بریفلی جو بات کی شہزاد صاحب نے بھی، اشرف غنی نے یہ ایک خبردار کیا تھا پاکستان کو کہ ایک فیصلہ کر لے، دوستی کرنی ہے یا دشمنی کرنی ہے. تو جو کل پھر جنرل باجوہ گئے تو ان کا رویہ بالکل تبدیل ہو گیا. اشرف غنی نے پاکستان کے کردار کو سراہا اور یہ کہا کہ بڑے اخلاص سے اور مثبت طریقے سے پاکستان افغانستان کے امن کے لیے کوشش کر رہا ہے. اور بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ امراللہ صالح جو فرسٹ وائس پریزیڈنٹ ہے، پہلی بار میرے خیال میں انہوں نے پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے، حالانکہ وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے کہ وہ پاکستان کے اوپر تنقید کریں. اچھا، طالبان کے جو سپریم لیڈر ہیں شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ، ان کے جو عید کا پیغام آیا ہے، جو ایک خیال، ایک تاثر تھا کہ طالبان بڑے غصے میں ہیں. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ابھی ان کے ہاتھ آزاد ہیں اور وہ ابھی حملے پھر سے شروع کر سکتے ہیں امریکی اور غیر ملکی فوج کے خلاف. تو ہیبت اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا. ان کا رویہ کوئی اتنا اگریسو بھی نہیں ہے. انہوں نے یہ تو کہا کہ امریکہ نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی، 1 مئی تک فوج نہیں نکالی، لیکن یہ کہا کہ اب جو نئی کمٹمنٹس کی ہیں ان کو پورا ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان نے اس بات کو مان لیا ہے کہ ٹھیک ہے امریکہ 4 مہینے مزید رہے گا، لیکن کم از کم 4 مہینے کے بعد نکل جائے. تو طالبان نے وہ اسپرنگ اوفینسیو بھی شروع نہیں کیا، اس کو اعلان نہیں کیا. طالبان نے یہ بھی نہیں کہا کہ چونکہ امریکہ نے انخلا میں دیر کر دیے تو وہ مزید امریکیوں کے خلاف یا نیٹو کے خلاف حملے کریں گے. ایسا کوئی حملہ نہیں ہوا. تو میرے خیال میں صورتحال اتنی بھی خراب نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ طالبان استنبول کانفرنس میں شرکت کریں گے. یہ کانفرنس ترکی نے اعلان کیا ہے کہ عید کے بعد ہوگی.
اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کوشش ہو رہی ہے اور طالبان جو ہیں وہ مان جائیں گے، وہ کانفرنس میں آئیں گے۔ شہزاد چودھری صاحب، سر ڈو یو تھنک کہ یہ جو رحیم اللہ صاحب نے تو اینڈیڈ آن اے ہوپ فل نوٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ شریک بھی کریں گے، کانفرنس میں آئیں گے، تو ڈو یو تھنک کہ اس میں سے پھر کوئی ایسی سبسٹنس کی بات نکل سکتی ہے کہ ذرا پاکستان کے اوپر بھی جو اس وقت ایک انٹرنیشنلی دباؤ ہے اور آبویسلی ایک پریشانی بھی ہے، ساتھ کا ملک ہے، اگر اس کے اندر کوئی صلح صفائی ہو جاتی ہے تو سب سے زیادہ فائدہ تو ہمارا ہے۔ Can we afford to be hopeful, sir? دیکھیے میری سوچ تھوڑی ذرا مختلف ہے۔ میں طالبان کے اوپر اتنا فوکس اس لیے نہیں کرتا کہ وہ ان کا رویہ، ان کا طریقہ، ان کی سوچ بالکل واضح ہے، اور یہ کہنا کہ وہ بہت اچھے بن جائیں گے جو ہی امریکی نکلیں گے یا وہ استنبول میں جانے کے بعد کوئی ان میں تبدیلی آ جائے گی، جب تک ان کو برابر کا حصہ افغان سیٹ اپ میں نہیں ملے گا ٹرانزیشن کے اندر، وہ اس وقت تک اپنا حصہ چاہے زور کے بنیاد پہ لینا پڑے یا ایک اسٹرگل ہے افغان نیشنل سیکورٹی فورسز کے ساتھ جو کہ ایمرج ہوتی ہے جب یہ فارن فورسز نکل جاتی ہیں، میرا خیال ہے اس کو تو میں تو اس کو ایز اے گیون سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اچھا، میرا جو زیادہ بڑا وہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا افغان گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے بارے میں کیسے سوچتی ہے۔ افغان گورنمنٹ اگر، اور اشرف غنی کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کے اندر ابھی بھی اگر کوئی چالاکیاں کھیلتی رہے اور کوشش کرے کہ پاکستان کو بھی برا بھلا کہا جائے، وہ یہ بھی کرے کہ طالبان کو بھی سائڈ پہ کر دیا جائے، وہ بولے کہ 6 مہینے میں اور صدر رہوں گا، ان کے جانے کے بعد پھر میں فیصلہ کروں گا کہ اس کا ہم کیا نقشہ بنائیں گے، یہ چیزیں بدقسمتی سے کام نہیں کر پائیں گی، اور اس لیے مجھے لگتا ہے، اور وہ کوشش ضرور کریں گے، لیکن اس لیے مجھے لگتا ہے کہ کابل کے ارد گرد جو لڑائی ہوگی نیشنل سیکورٹی فورسز کی، اگر وہ کچھ رہ گئے، اور طالبان کی، وہ تو میرے حساب سے گیون ہے۔ میں اس کا جو اثر خالی سپیسز ہو جائیں گی ہمارے بارڈر کے ارد گرد، وہاں سے جو باقی گروپس ہیں، چاہے وہ آئی ایس ہے، چاہے کوئی اور ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے کوئی اور اس کے وہ گروپس ہیں، ممبرز ہیں، یہ جب اٹیک پاکستان پہ کریں گے کسی اور ڈوروں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے یا اپنے طور پہ پاکستان کے اوپر، تو مجھے وہ خطرہ بڑا محسوس ہوتا ہے پاکستان کے لیے۔ باقی افغانستان نے اپنا مین اور اپنا راستہ ڈھونڈنا ہے، نیو نارمل ڈھونڈنا ہے، ان کو نارمل تلاش کرنا پڑے گا، چاہے یہ جنگ کے تھرو لیں یا مل ملا کے لے لیں، بات چیت کے لیے لے لیں، یہ سب چیزیں راستے اویلیبل ہیں۔ یہ افغان لوگوں کا اور افغان گروپس کا اور افغان جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا کام ہے ڈٹرمن کرنا کہ وہ لڑیں گے یا بات چیت کے ذریعے اپنے معاملات۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے کریں تاکہ جلدی سے جلدی امن وہاں پہ قائم ہو، بجائے اس کے کہ 1 سال کی اور خدا نخواستہ وہاں پہ جنگ ہو اور اس کے بعد جا کے امن ریلائز ہو۔ تو میرا تو یہ سوچ کا انداز ہے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے ساتھ گفتگو کی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔